नमस्कार, मैं हूं उमाशंकर सिंह और मेरे इस पॉइंट में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि नेतन्याहू ने किस मजबूरी में ट्रंप की गाजा योजना को अपनी मंजूरी दी, हां कहा। और आज हम बात करेंगे कि आखिर हमास अभी तक इस समझौते को लेकर तैयार क्यों नहीं हुआ है। हमास के रुख को समझने के लिए पहले यह समझना होगा कि आखिर ट्रंप के 20 सूत्री गाजा योजना में है क्या। इसमें कुछ बातें तो बेहद साफ हैं, लेकिन कुछ बहुत उलझी हुई प्रतीत होती हैं। साफ बातें ये हैं कि गाजा एक कट्टरपंथ और आतंकवाद मुक्त क्षेत्र बनाया जाएगा जो पड़ोसियों के लिए खतरा न हो। तबाह हो चुके गाजा का पुनर्निर्माण किया जाएगा। दोनों पक्ष सहमत हो जाते हैं तो युद्ध तुरंत समाप्त हो जाएगा। यह तीसरा पॉइंट काफी अहम है, क्योंकि इसमें यह भी लिखा है कि बंधकों की रिहाई की तैयारी के लिए इजरायली सेना सहमत रेखा पर वापस लौटेगी। इस दौरान हवाई और जमीनी हर तरह के हमले बंद रहेंगे और जंग के तमाम मोर्चे तब तक फ्रीज रहेंगे जब तक कि इजरायली सेना की पूरी तरह से चरणबद्ध वापसी की तमाम शर्तें पूरी नहीं हो जाती। सबसे पहले तो इसी पॉइंट नंबर 3 को लेकर हमास को शक है। शक इस बात का कि बंधकों की वापसी के बाद नेतन्याहू कहीं अपनी बातों से मुकर न जाएं और इजरायली सेना किसी शर्त के पूरा न होने का बहाना बनाकर गाजा से पूरी तरह से वापसी से इनकार न कर दे। लेकिन बात इतनी भर भी नहीं है। आगे के पॉइंट्स को देखते हैं कि आखिर उनमें क्या है और हमास को कहां-कहां शक है। चौथा पॉइंट यह है कि इजराइल की तरफ से इस प्रस्ताव को स्वीकारे जाने के 72 घंटे के भीतर जिंदा और मुर्दा सभी बंधकों को हमास वापस कर देगा। और पांचवा पॉइंट यह है कि सभी बंधकों की रिहाई के बाद, एंड आई रिपीट, मैं दोहरा रहा हूं कि सभी बंधकों की रिहाई के बाद इजराइल फिलिस्तीन के 250 ऐसे कैदियों को छोड़ेगा जिसे आजीवन कारावास की सजा मिली हुई है। साथ ही वह 7 अक्टूबर 2023 यानी कि हमास के हमले के बाद हिरासत में लिए गए सभी महिलाओं और बच्चों समेत 1700 गाजा वासियों को रिहा करेगा। हर मृत इजरायली बंधक के अवशेष के बदले इजराइल 15 मृत गाजा वासियों के अवशेष सौंपेगा। लेकिन यह सब कब होगा? जब इजराइल बंधकों को वापस पालेगा। बंधकों की इस अदला बदली की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद हमास के सदस्यों को क्षमादान दिया जाएगा। हमास के जो सदस्य गाजा छोड़कर किसी और देश में जाना चाहें और अगर जो देश उन्हें लेना चाहें तो ऐसी स्थिति में उन्हें सेफ पैसेज दिया जाएगा, यानी कि उस देश तक जाने का सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा। इस 20 सूत्री समझौते फॉर्मूले में इस बात का भी जिक्र है। और सातवां पॉइंट यह है कि गाजा को भरपूर मानवीय मदद भेजी जाएगी और यह काम संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से करेंगी और इसमें हमास या इजराइल किसी भी पक्ष का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा और राफा सीमा को भी दोनों तरफ से खोले जाने का प्रस्ताव जो है इसमें रखा गया है। 9वां पॉइंट पोस्ट वॉर गाजा से जुड़ा है। इसमें कहा गया है कि गाजा में फिलिस्तीनी समिति के तहत एक अस्थायी शासन की स्थापना की जाएगी जो गैर राजनीतिक होगी और इसमें योग्य फिलिस्तीनी और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ होंगे। इसकी जो निगरानी है एक शांति बोर्ड करेगा जिसकी अध्यक्षता खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पास होगी। यही निकाय गाजा के पुनर्निर्माण की योजना तैयार करेगा और जब तक फिलिस्तीनी अथॉरिटी अपने सुधार कार्यक्रमों को पूरा नहीं कर लेती और गाजा को सुरक्षित और प्रभावी तरीके से अपने नियंत्रण में नहीं ले लेती, यही निकाय गाजा के लोगों की हर जिम्मेदारी उठाएगा, खान पान से लेकर सुरक्षा तक की। और इसके बाद के जो 3 पॉइंट हैं ये ट्रंप के आर्थिक विकास योजना के तहत गाजा का पुनर्निर्माण होगा, उससे जुड़ा है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा, इसकी बात करता है। गाजा से किसी को बाहर जाने पर मजबूर नहीं किया जाएगा, आदि आदि। ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन जो 13वें नंबर का जो पॉइंट है वो ये है कि हमास या कोई अन्य गुट गाजा प्रशासन में कोई भूमिका नहीं निभाएगा। उनके हथियार भी वापस ले लिए जाएंगे, यानी कि उनको हथियार पूरी तरह से छोड़ना होगा, सौंपना होगा, हथियारों का समर्पण करना होगा।
हमास को इससे भी आपत्ति है कि आखिर जिस गाजा के लिए उसने इतनी लड़ाई लड़ी, उस गाजा में उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होगा और हथियार के बिना हमास अपना अस्तित्व कैसे बनाकर रखेगा। 14वें से लेकर 16वें पॉइंट तक ऐसी कई बातों की व्यवस्था करने की कोशिश की गई है जिसमें क्षेत्रीय साझेदारों द्वारा सुरक्षा की गारंटी, एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी कि ISF की गाजा में तैनाती जैसी बात है। यह स्थानीय पुलिस को ट्रेन करेगी और सीमाएं सुरक्षित करेंगी, ऐसा भी कहा गया है। यह भी भरोसा दिया गया है कि इजराइल गाजा पर कब्जा नहीं करेगा या गाजा को इजराइल में विलय करने की कोशिश नहीं करेगा। IDF चरणबद्ध तरीके से पीछे हटेगी। गाजा को ऐसा बनाया जाएगा जिससे इजराइल समेत किसी भी देश को उससे कोई खतरा न हो। नेतन्याहू यही तो चाहते थे। 17वां पॉइंट कहता है कि अगर हमास प्रस्ताव नहीं मानता है या मानने में देरी करता है तो IDF से ISF को जो सौंपे गए क्षेत्र हैं उसमें इजराइल का अभियान जारी रहेगा। आखिर के जो 3 पॉइंट हैं वो संवाद स्थापित करने, फिलिस्तीनी राज्य को बनाने की दिशा में हर पक्ष की तरफ से ईमानदारी से काम करने और इसके लिए अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल फिलिस्तीन वार्ता को फिर से शुरू करने जैसी बातें जो है वो शामिल हैं। अब इन 20 पॉइंट्स को जानने के बाद ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर हमास की क्या चिंता है और क्यों वो इस समझौते के लिए अभी तक तैयार नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसे लगता है कि इस पीस प्लान को मान लेने के बाद उसके अपने हाथ में कुछ नहीं आने वाला। तभी सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आई है उसके मुताबिक हमास ट्रंप की योजना पर विचार विमर्श में कई दिन लगा सकता है। कई दिन तो वैसे भी बीत गए हैं और लंबा वक्त ले सकता है। हालांकि कतर उस पर लगातार दबाव बना रहा है कि इससे बेहतर कुछ हासिल नहीं हो सकता, इसलिए हमास जो है इसे मान ले। लेकिन हमास की कई आपत्तियां हैं। जानकारों की माने तो अव्वल तो उसे तो यही लगता है कि इस योजना पर अमल के बाद गाजा पर इजराइल का दशकों से चला रहा जो रुख है वो और ज़्यादा मजबूत होगा। उससे लगता है कि यह समझौता नहीं बल्कि एक टिकटैट है और इस तौर पर उसका मानना है कि उसे कहा जा रहा है कि मान लो वरना कोई और रास्ता नहीं है। इसलिए हमास इस बात की गारंटी चाहता है कि इजराइल कभी भी दोबारा युद्ध शुरू नहीं करेगा। उसे शक है कि नेतन्याहू अपनी शर्त मनवाने के बाद समझौते से मुकर सकते हैं और पृष्ठभूमि इसका गवाह है और दुनिया फिर हाथ पर हाथ धर कर देखती रहेगी बस मूक दर्शक बनकर। ये हमास को लगता है, जो जानकारों के हिसाब से जानकारी सामने आई है। इसलिए हमास गारंटी चाहता है, वो चाहता है कि इजराइल की तरफ से सेना वापसी की समयबद्ध रूपरेखा जो है वो पेश की जाए और उसे भी इस समझौते का हिस्सा बनाया जाए। जिस तरह हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की इजराइल ने ईरान में हत्या की या फिर कतर तक पर हमला कर हमास के नेताओं को निशाना बनाने की कोशिश की, हमास ये शर्त भी चाहता है कि हमास के नेताओं को इजराइल विदेशों में निशाना नहीं बनाएगा, नहीं तो सेफ पैसेज देने जैसी बात बेमानी होगी। और सेफ पैसेज कैसे दी जाएगी इसका भी कोई ब्यौरा इस मौजूदा जो खाका है उसमें नहीं दिया गया है। किस पोर्ट से, किस बंदरगाह से, किस तरीके से जाने दिया जाएगा। यह देखने में बेशक लगता हो कि 2 साल के इजराइल के हमले में हमास की टॉप लीडरशिप खत्म हो गई हो, लेकिन हमास के कई कमांडर अभी भी जमीन पकड़कर बैठे हैं। कोना कोना छान मारने के बाद भी अपने बंधकों तक न पहुंच पाना इजराइल की सैन्य ताकत को मुंह चिढ़ा रहा है। इसलिए हमास के कुछ नेता ट्रंप की शांति योजना को एक तरह से इजराइल के हार मानने के रूप में भी देखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस पर बहस हो सकती है कि आखिर हमास ही क्या कुछ जीत पाया है सिवाय अपनी जिद के। हालांकि 7 अक्टूबर के हमले के बाद गाजा में आम फिलिस्तीनियों को जो जान माल का भारी नुकसान उठाना पड़ा है उसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन हमास अभी भी नहीं मानता है तो इजराइल हमलों और तबाही में कोई और कसर, कोई और कमी नहीं छोड़ेगा, ये भी तय है। उसके लिए एक तरफ यानी कि हमास के लिए एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई जैसी स्थिति है। खैर, इन सब बातों के बीच भी निगाह हमास पर लगी हुई है। बहरहाल पॉइंट दर पॉइंट मैंने आपको बताने की कोशिश की कि आखिर गाजा शांति योजना पर समझौता अभी क्यों अधर में अटका है और अपडेट देंगे आगे भी इस पर। अभी मुझे दीजिए इजाज़त और हाँ, उमाशंकर सिंह पॉइंट को कीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बटन भी कर लीजिए ऑन। फिलहाल नमस्कार।